हेलो एवरीवन। अभी तक हमने व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व के तत्व और व्यक्तित्व से संबंधित अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को अभी तक हमने डिस्कस किया है। हमने व्यक्तित्व की विशेषताओं को भी पढ़ा है और आज इसी कड़ी में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। व्यक्तित्व के प्रकार को समझने के बाद हम व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न जो प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, उनको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। अभी तक हमने जितनी भी परिभाषाएं पढ़ी हैं उन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम इतना तो समझ ही पाए हैं कि जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व में एक दो तत्व न होकर इसके अंतर्गत बहुत तत्व पाए जाते हैं, यानी बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। फिर भी अभी भी ये संदेह के रूप में जाना जाता है कि वास्तव में व्यक्तित्व के अंतर्गत हम किन किन तत्वों को, किन किन विशेषताओं को शामिल करें और किन किन विशेषताओं को शामिल न करें। फिर भी अगर हम देख सकते हैं कि वर्गीकरण, क्योंकि व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ और अपने अंदर विभिन्न प्रकार के गुणों और अवगुणों को शामिल, यानी व्यक्तित्व के अंतर्गत अच्छे गुण नहीं, अच्छे गुणों के साथ साथ हम जो बुरे गुण हैं उसको भी हम व्यक्तित्व के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसलिए व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है किसी एक वस्तु, एक अनुशासन या किसी एक गुण के आधार पर नहीं किया जा सकता है। तो अलग अलग समाज में अलग अलग व्यक्तित्व को समझने का उनका जो नज़रिया होता है वह भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो इसलिए व्यक्तित्व के प्रभाव या आकर्षण को हम देखकर हम या विभिन्न जो विद्वान हुए हैं, इन विद्वानों ने अपने अलग अलग जो आधार है उन आधारों पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण में सबसे पहला है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन के बिहाव पे हम जो पर्सनैलिटी है उसको किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन जो होता है उसके आधार पर, यानी हम कैसे पता लगाएं कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है, तो उसके लिए हमने आधार रखा है कि कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ जब संपर्क में आता है, समाज में रहता है, वह अपने मित्र मंडली में रहता है, वह अपने परिवार में रहता है, तो उसके आधार पर जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है। ये जो वर्गीकरण है ये जुंग या युंग के आधार पर, या जो व्यक्ति का नाम है उन्होंने इस प्रकार का वर्गीकरण किया है। वो कहता है कि व्यक्तित्व जो होता है कि व्यक्तित्व के आधार पर देखिएगा जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि व्यक्तित्व जो है वह अंतर्मुखी भी होता है, बहिर्मुखी भी होता है और उभयमुखी भी होता है। अंतर्मुखी का अर्थ हो गया जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, और दोनों की सम्मिलित रूप में भी जो विशेषताएं पाई जाती है उनको हम उभयमुखी के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो पहला वर्गीकरण तो रहेगा सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन के आधार पर। डिटेल में आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं वह है सृजनात्मक शक्ति के कारण। यहाँ पर हम दो भागों में से बांट सकते हैं कि जो व्यक्तित्व है वह क्रिएटिव व्यक्तित्व वाला हो सकता है या नॉन क्रिएटिव हो सकता है। ये एक सामान्य सा एक वर्गीकरण है कि क्रिएटिविटी के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। तीसरा है कि उसका स्वभाव कैसा है। तो स्वभाव के आधार पर व्यक्ति का जो वर्गीकरण है वो एक सामान्य सा वर्गीकरण कि स्वभाव से जो है कुछ वायलेंट बिहेवियर जैसा हो सकता है, या कोई चिंताग्रस्त हो सकता है, काफ़ी वरीड रहता है, या फिर निरुत्साही रहता है, डल टाइप का रहता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी मिल सकते हैं जो काफ़ी उत्साही रहते हैं, हमारे अपने काम को लेकर वह हमेशा जो है वह तत्पर रहते हैं और हमेशा उत्साह के साथ उस कार्य को करने के लिए खड़े रहते हैं। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वह है मूल्यों के आधार पर। तो मूल्य जो है उसके अंतर्गत किस प्रकार की वैल्यूज़ हैं। तो वैल्यूज़ में जो है सैद्धांतिक है, तो सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल वैल्यूज़ है, इकोनॉमिक वैल्यू का। इकोनॉमिक वैल्यू वाला जो है व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हर बात को या फिर हर प्रकार का जो व्यवहार रहता है वो अर्थ पर आधारित रहता है, वो हमेशा मुनाफा देखने की कोशिश करता है। कुछ सोशल वैल्यूज़ के साथ रहता है जिसको सोसाइटी वाले वैल्यूज़ ज़्यादा पसंद है, कुछ जो है पॉलिटिकल वैल्यूज़ वाला होता है, कुछ जो है
यहाँ पर किसी रिलीजियस वैल्यू वाला और कुछ जो है एस्थेटिक वैल्यू यानी सौंदर्यात्मक वैल्यू यानी हर चीज़ को ललित कला या सौंदर्य के माध्यम से वह निहारने का या देखने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार के जैसे कि ये सौंदर्यात्मक जो वैल्यू होगा इसके अंतर्गत जो व्यक्ति है वो किसी कवि के रूप में हो सकता है या किसी लेखक के रूप में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है शारीरिक रचना के आधार पर, तो शारीरिक रचना का जो है उसके अंतर्गत जो है ये जो वर्गीकरण है सेल्डन के द्वारा दिया गया था, हम डिटेल में पढ़ेंगे। लंबकाय शारीरिक रचना यानी काफ़ी लंबा चौड़ा हो सकता है। सुडोलकाय काफ़ी व्यवस्थित, उसका जो है एंडोमॉर्फिक, मेजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। गोलकाय यानी हट्टा कट्टा सा गोल मटोल सा उसका व्यक्तित्व देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये तो रहा, तो ये और केवल फाइनली नहीं है किस प्रकार से, इसके अलावा जैसे शेल्डन ने अपना वर्गीकरण अलग किया है, युंग ने। मैन जो इम्पोर्टेंट जो है वह एक तो शेल्डन का वर्गीकरण रहता है, एक क्रेचमर का वर्गीकरण रहता है, एक वर्गीकरण जो रहता है युंग का, जो हमने सबसे पहले नंबर पर पढ़ा है। तो ये कुछ वर्गीकरण है। इसी प्रकार से समाजन यानी एडजस्टमेंट के आधार पर हम वर्गीकरण करना चाहें तो व्यक्ति जो है सुसुमायोजित यानी अच्छा आसानी से उसका एडॉप्शन पावर काफ़ी बढ़िया होता है, दूसरों के साथ अच्छी तरीके से वह घुल मिल जाता है, इस प्रकार का व्यक्तित्व देखने को मिलता है। कुछ समायोजित जो होता है वो आसानी से दूसरों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता है, हर चीज़ कह सकते हैं उसको कम लगती है या फिर दूसरों के अंदर कमियां ढूंढने का प्रयास करता है। तो ये सब विशेषताएं आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो हम एक एक करके अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर। तो सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर जो वर्गीकरण है वो किसने दिया था, मनोवैज्ञानिक जुंग भी कहते हैं और युंग भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला है अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट जो होते हैं जो लोग सोचने, मनन, सोचने कि यह चिंतन जैसे जो कार्य होते हैं उसमें लगे हुए रहते हैं, अपने आप के अंतर्गत खोए रहते हैं, आत्मचिंतन और आत्मकेंद्रित और शांति प्रिय होते हैं, यानी खुद कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, अपने आप ही विचार करते हैं, अपने खुद के लिए ही वो सोचने का प्रयास करते हैं और काफ़ी शांत स्वभाव के देखने को मिलते हैं। ये इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वह संवेदन काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ यानी कोई भी काम बता दीजिए आप बढ़िया तरीके से करने का कोशिश करेंगे और दूसरों के साथ हमेशा उसकी जो बोलने का तरीका रहता है वो काफ़ी मितभाषी यानी अच्छी भाषा के साथ, अच्छे विचारों के साथ बात करता है। इस प्रकार के व्यक्ति काफ़ी संकोची होते हैं, कोई भी काम करने के पहले वो काफ़ी सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे या फिर हमेशा उसके प्लस माइनस के बारे में विचार करते हैं। समाज के बारे में अपने विचार रखने में संकोच करते हैं, यानी हमेशा विचार करते हैं कि किसी प्रकार का कोई गलत हो रहा है तो वो हमेशा चुप रहने का प्रयास करते हैं कि नहीं मैं कुछ बोलूँगा तो हो सकता है कि इसका कोई लोग गलत मतलब निकालेंगे, मेरा चुप रहना ही ठीक है। सामाजिक व्यवहार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों के साथ या मित्र मंडली बहुत कम यहाँ पर इस प्रकार की बालकों की देखने को मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसा कोई लेखक जो काफ़ी एक राइटर है, लेखन कार्य में बहुत अच्छा है लेकिन वह अच्छा वक्ता नहीं है। तो यानी जो अच्छा लिख सकता है जरूरी नहीं है कि वो अच्छा बोल भी सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत रख सकते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत इस प्रकार की कई विशेषताओं को इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो ये पहला वर्गीकरण रहा है। दूसरा वर्गीकरण व्यक्तित्व का जो सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, यानी इस प्रकार के समाज केंद्रित सामाजिक कार्य में भाग लेते हैं, काफ़ी व्यवहारिक होते हैं, साहसिक होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, आशावादी यानी भविष्य में सब बढ़िया होगा ये सोचकर कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य में काफ़ी रुचि लेते हैं और लोकप्रिय प्राप्त करते हैं। जितने भी जो कुशल वक्ता है, नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, इन सभी को हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। उभयमुखी यानी दोनों में मिड यानी दोनों ही प्रकार की जो विशेषताएं, दोनों प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, यानी अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे एक सोशल वर्कर भी हैं और एक लेखक के रूप में या फिर एक कवि के रूप में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार के जो है वह उभयमुखी जो है वह व्यक्तित्व वाले कहलाते हैं। शक्ति के आधार पर, तो सृजनात्मक शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। सृजनात्मक व्यक्ति, तो सृजनात्मक यानी कुछ नया करने की योग्यता ही सृजनात्मकता कहलाती है। तो क्रिएटिव जो होते हैं वह लीक से हटकर यानी कुछ ऐसा करते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया है, नया सोचते हैं, इनोवेशंस में लगे रहते हैं, कुछ नया करने की इच्छा शक्ति होती है, इसलिए उनको सृजनात्मक बालक कहते हैं। ये काफ़ी प्रगतिशील होते हैं और स्वतंत्र निर्णय में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से सृजनात्मक व्यक्तित्व और दूसरा जो है असृजनात्मक। तो
कुछ भी नया सोचने का प्रयास नहीं करते हैं और न ही इस प्रकार का प्रयास करते हैं। स्वतंत्र चिंतन की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है, दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं और तथा ही रूढ़िवादी यानी जो पुराने तौर तरीके हैं उसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं, कुछ नया करने में ये संकोच करते हैं। तो इस प्रकार से सृजनात्मक शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट है स्वभाव के आधार। अब उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, तो पहला जो है, सबसे पहले ये किसने वर्गीकरण किया, तो ग्लेन ने इसको 4 भागों के अंतर्गत डिवाइड किया है। उग्र स्वभाव, तो उग्र स्वभाव जैसे कि काफ़ी वायलेंट होते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्ति ने उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति को रखा है, जो जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पर उन्हें क्रोध आ जाता है। चिंताग्रस्त, जो हमेशा उदास रहते हैं, बड़े दब्बू और निराशावादी होते हैं, हर चीज़ में उनको कमियां नजर आती हैं। निरुत्साही, इस प्रकार के व्यक्ति शांति प्रिय और काफ़ी आलसी रहते हैं, हर काम को कर सकते हैं बड़े आलसपूर्ण ढंग से करने का प्रयास करते हैं। उत्साही व्यक्ति, तो इस प्रकार के आशावादी होते हैं, क्रियाशील रहते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हर काम में वो अपना बेहतर अच्छा देने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से ग्लेन ने इसको 4 भागों के अंतर्गत डिवाइड किया है। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वह दिया है मूल्यों के आधार पर, यानी उसके अंतर्गत जो वैल्यूज है, तो इस प्रकार का डिवाइडेशन है किसने किया, स्प्रेंगर ने किया। स्प्रेंगर या स्प्रेंजर कहते हैं। तो सबसे पहला है थ्योरेटिकल वैल्यू। और थ्योरेटिकल वैल्यू के अंतर्गत जो है, जो सदैव ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते हैं, सिद्धांतों को महत्व देते हैं, आदर्शवादी होते हैं और व्यवहारिक अव्यवहारिक होते हैं। तो इस प्रकार के हैं, यानी व्यवहार में कुछ हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, सिद्धांत क्या कहता है, किताब में क्या लिख रखा है, या इन सिद्धांतिक बातों पर ज़्यादा बिलीव, यानी फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है। और जिस व्यक्ति के अंतर्गत फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है वो हमेशा अव्यवहारिक माने जाते हैं, क्योंकि वह परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास नहीं करते हैं। फिर दूसरा है आर्थिक मूल्य। तो आर्थिक मूल्य भौतिक भोगों के सुखों के इच्छुक होते हैं, हर चीज़ के अंतर्गत जैसे कहें, यानी जो थिंग्स हैं उस थिंग्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं, यानी गाड़ी, घोड़ा, मोबाइल, पैसा, मकान, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं, धन को ज़्यादा महत्व देते हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति लेकिन व्यवहारिक होता है, धन भी होता है, व्यवहारिक होता है। तो सीधा सा व्यवहारिक क्यों है, क्योंकि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तभी उनको पता है कि उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा। फिर है सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यूज़ के अंतर्गत जो है सामाजिक संबंधों को अधिक महत्व देते हैं, काफ़ी दयालु होते हैं, त्यागी कर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दिया जाता है, जितने भी नेता हैं, या फिर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी उदाहरण इसी संदर्भ में दिया जाता है कि उन्होंने घर बार छोड़ दिया या देश के लिए, यानी सोशल या सोशल वर्क के अंतर्गत, चाहे आरएसएस से जुड़े हो या किसी भी संगठन से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं वो इसके अंतर्गत रखे जा सकते हैं। यहाँ केवल आरएसएस का नहीं, कोई भी सोशल या सोशल मूवमेंट के साथ जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं वह अपने घर के काम को छोड़कर सोशलिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, दयालु, त्यागी, परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा व्यवहार कुशल होते हैं, इन दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार हमेशा करते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक मूल्य। तो राजनीतिक मूल्य यानी राजकार्य, राजसत्ता से जुड़ा रहना चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ उनका मेलजोल बना रहे, तो काफ़ी दांव पेच में बड़े माहिर होते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक मूल्य वाले। तो इस प्रकार के ईश्वर में विश्वास करते हैं, आध्यात्मिक मूल्यों के अंदर लगे रहते हैं, हरि कीर्तन या फिर जो है धार्मिक कार्यों में सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं। आत्मसंतोषी होते हैं, यानी जो जितना है उसमें ही वह अपने आप को सेटिस्फाई मानते हैं, और परोपकार करने की जो भावना है वो काफ़ी अधिक होती है। फिर है एस्थेटिक मूल्य वाले। तो एस्थेटिक वैल्यूज़ के अंतर्गत जो स्प्रेंगर यानी सौंदर्य प्रिय होते हैं, यानी कला, संगीत, नृत्य, इनके अंतर्गत जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा रुचि है, यानी संगीत, कला, नृत्य, यानी जितने भी कविता लिखना है, लेखन कार्य करना है, संगीत, नाचना, ये सब जो कार्य होते हैं इसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं। फिर है लास्ट शारीरिक रचना के आधार पर। तो शारीरिक रचना के आधार पर जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण जो है यहाँ पर शेल्डन और क्रेचमर ने इस प्रकार का वर्गीकरण दिया है। क्रेचमर ने जो वर्गीकरण दिया है उसके आधार पर जो है इसको 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। तो सबसे पहला है लंबकाय। लंबकाय इसको हम कह सकते हैं एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड मिजोमॉर्फिक एंड एंडोमॉर्फिक, इस प्रकार से 3 भागों के अंतर्गत बांटते हैं लंबकाय। तो लंबकाय के अंतर्गत रखा जाता है इस प्रकार के व्यक्ति जो काफ़ी लंबे हैं, दुबले पतले हैं। आप में से भी कुछ ऐसी जो बच्चे हैं उसको इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है, दिखने में काफ़ी दुबले पतले और काफ़ी लंबी हाइट रहती है
और इस प्रकार के जो बालक होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस प्रकार की विशेषता सभी में मिले, तो इस प्रकार के जो बालक होता है आप नोट कीजिएगा, अलग रहना पसंद करते हैं और दूसरों के अंतर्गत कमी ढूंढने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन अगर कोई खुद दूसरे उनकी अगर कोई आलोचना करें तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता है। तो इसे लंबी हाइट वाले जितने भी हैं आप इसको इस ग्रेडिंग के अंतर्गत रख सकते हैं। और देखिएगा, उनको दूसरों की बुराई करना पसंद है, लेकिन कोई उनकी बुराई करे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फिर है सुडोलकाय। सुडोलकाय के अंतर्गत जो है सामान्य कद, स्वस्थ, पुष्टकाय, काफ़ी हष्टपुष्ट व्यक्ति होते हैं, व्यक्तित्व काफ़ी सामान्य होता है और एडजस्टमेंट का पावर काफ़ी अधिक होता है। फिर है गोलकाय। तो गोलकाय यानी छोटा कद है, गोल मटोल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेट बाहर की तरफ निकला हुआ, हाइट कम है और बहुत ज़्यादा आलसी होता है, आराम से मतलब रखते हैं और काफ़ी हंसी मजाक के, यानी इनको जो है हंसी मजाक करने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है, दूसरों के साथ जो है इसी प्रकार से वो समय बिताने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से ये शरीर रचना के आधार पर क्रेचमैन ने अपना वर्गीकरण दिया के आधार पर। तो समायोजन के आधार पर जो वर्गीकरण है, जो वर्गीकरण इस प्रकार से दिया गया है, तो अधिकतर मनोवैज्ञानिक जो है सामाजिक के आधार पर वर्गीकरण किया है और मनोवैज्ञानिकों का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म के साथ कुछ गुण और शक्तियों के साथ दुनिया में आता है, जो उसके माता पिता से वो इस प्रकार के गुण मिलते हैं, लेकिन व्यक्ति को इस दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करना पड़ता है। वो गुणों को बढ़ाना होता है जिससे वो भौतिक ताकतों को लड़ सकता है। यानी कुछ चीज़ें तो वो जन्म के साथ लेकर जन्म लेता है, लेकिन कुछ जो है कार्य उसको अपने खुद के स्तर पर डेवलप करने पड़ते हैं। एडजस्टमेंट पावर यानी एडप्शन पावर जो है, समायोजन जो है, ये आप उसको सेट करना पड़ता है। तो समायोजन का कार्य व्यक्ति अपने अपने तरीके से, सब अलग अलग तरीके से, एडजस्टमेंट जो है वह बाह्य तौर पर भी होता है, आंतरिक तौर पर भी हो सकता है, ऐच्छिक भी हो सकता है, अनैच्छिक भी हो सकता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई एडजस्टमेंट करना चाहे और नहीं करना चाहिए, ये उसकी खुद की इच्छा पर डिपेंड करता है। और इसी प्रकार से एडजस्टमेंट आपने कैसे किया, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं हमने बाहरी तौर पर अपने एडजस्टमेंट के तौर पर अपने कपड़े बदल दिए, अपने खान पान को चेंज कर दिया, ये भी एक एडजस्टमेंट का तरीका है जो अक्सर साउथ रीजन में जाने वाले लोग इस प्रकार का करते हैं। इंट्रिसिटिक यानी अंदर की तरफ जो है कुछ बदलाव करना है, यानी अपने व्यवहारों के अंतर्गत बदलाव लाना, दूसरों के अनुरूप अपने व्यवहारों में बदलाव लाना, इस प्रकार का इंट्रिक जो चेंजेस हैं उसके द्वारा भी हम एडजस्टमेंट करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमने दो भागों में व्यक्तित्व का, यानी इस प्रकार से सुसमायोजित, जो सुसमायोजित का अर्थ हो गया कि इस प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो आंतरिक और बाह्य शक्तियों में संतुलन बनाने में समर्थ होते हैं, और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वह, उनका व्यवहार काफ़ी संतुलित होता है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है और सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप इस प्रकार का व्यवहार होता है। लेकिन जो कुसमायोजित समायोजन वाले व्यक्ति होते हैं वह आंतरिक और बाह्य शक्ति और मांगों में बैलेंस नहीं रख पाते हैं, और इस प्रकार के व्यक्ति का व्यवहार काफ़ी असंतुलित रहता है। कभी किसी के साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा पहले से तय नहीं रहता है, व्यवहार जो है समय समय पर बदलता रहता है, और इस प्रकार इनका जो व्यवहार होता है वह असामाजिक प्रकार का, असामाजिक हम सीधा कह सकते हैं कि अगर आप दूसरों के अनुरूप या समाज के अनुरूप या दूसरों के अनुरूप अगर व्यवहार नहीं करोगे तो नो डाउट वह जो व्यवहार रहेगा वह आपका असामाजिक के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार हमने डिस्कस किए। व्यक्तित्व के ये मुख्य प्रकार हैं, और व्यक्तित्व के इन मुख्य प्रकारों के अलावा अभी जो इस टॉपिक के अंतर्गत बता है वो बचा है व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत हम व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि व्यक्तित्व का जो है वो सिद्धांत अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार से व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांतों को बताया है। अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।